येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आई उन रिल ऋक ये ओम आई औच हयवरट लण ञमगणनम झबै गडदश जबगडदश खप चट तच टतौ कपै षसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो हम पिछले कक्षा में हम इत्संज्ञा के सूत्रों का हमने अभ्यास किए थे। तो आज हम अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य, इसका हम अभ्यास करेंगे। एक बार आप बता सकते हैं कल माता जी क्या पढ़ाए थे? कल के कक्षा में क्या हुआ था? कल की कक्षा में उन्होंने जो है आगे लकार बताए थे। लकार में जो है तिंग प्रत्यय लगाना, फिर उसमें विकिरण बैठाना, आर्ध धातुक और सार्ध धातुक जो है चार होते हैं, लट, लिट, लोट और विधिलिंग, और फिर बाकी सब आर्ध धातुक होते हैं। और शित शित प्रत्यय होते हैं, वो भी सार्वधातुक होते हैं। वो सब बता रहे थे। तो अभी हमको उतना ठीक है, बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। अभ्यास हाँ वर्ग होता है ना, तो फिर वो रिवाइज होता है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। सो ये सार्वधातुक प्रक्रिया का संक्षेप में ये स्टेप्स रहेगा। ये डायग्राम आपको दिखाता हूं पहले। तिङंत प्रक्रिया पहले पहला स्टेप क्या है? मूल धातु को हम लेंगे। मूल धातु से हमको इत्संज्ञा का लोप करना है। तो इत्संज्ञा का पहला स्टेप हमने पढ़ लिया। उपदेशे जनुनासिकयित् हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्माः शख प्रत्ययस्य आदिर्निटुडुवः, ये सब सूत्र हमने पढ़े हैं। आदिर्निटुडुवः और लशक्व तद्धिते तस्य लोप। फर्स्ट स्टेप मूल धातु को लेके उसके बाद इत्संज्ञा आइडेंटिफाई करके इत्संज्ञा का लोप करना है, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद प्राकृतिकाणि कार्याणि, इसको भी क्या कहेंगे? अनैमित्तिक प्राकृतिकाणि कार्याणि। अनैमित्तिक प्राकृतिकाणि कार्याणि मतलब लकार आने के पहले इत्संज्ञा लोप करने के बाद जो कार्य करते हैं उसको प्राकृतिकाणि कार्याणि। जो प्रकृति में जो कार्य करते हैं वो प्राकृतिकाणि कार्याणि। इसका चार सूत्र है, चार सूत्र आज पढ़ेंगे। तो उसके बाद प्राकृतिकाणि कार्याणि करने के बाद उस धातु से हमको लकार, धातु से लकार को जोड़ना है। लकार को जोड़ने के लिए कौन सा सूत्र है? लस्य, ऐसा एक सूत्र है। धातु प्लस लकार। और क्या क्या टाइप का लकार वो भी आज देखेंगे। और लकार को जोड़ने के बाद मूल धातु में अडागम या आडागम होगा। अडागम या आडागम होगा। कब होगा हम वो भी देखेंगे। एटलीस्ट इतना आप याद रख सकते हैं, अडागम या आडागम होगा। और उसके बाद लकार के स्थान पर लस्य तिबादय है। लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय का आदेश होगा। तिबादय का मतलब 18 तिंग प्रत्यय। तिप्तस जी, सिप्तस्त, मिप्वस्मस, त आताम ज,
तास आताम द्वम ईड वही मही। ये जो 18 प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, 9 परस्मय पद प्रत्यय और 9 आत्मनेपद प्रत्यय, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो 18 प्रत्यय मूल है और इसके स्थान पर दूसरा कुछ परिवर्तन होके हम उपयोग करेंगे। पर ये जो 18 तिंग प्रत्यय लकार के स्थान पर ये तिबादेश होगा। और उसके बाद क्या है, अभी धातु से इत्संज्ञा लोप करके और उसके बाद प्राकृतिक कार्य करके हमने लकार जोड़े हैं और लकार के स्थान पर तिबादेश किए हैं। और अभी धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में जो प्रत्यय आता है वो उसको विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। विकर्ण प्रत्यय कम्स इन बिटवीन द धातु एंड द तिंग प्रत्यय, इसको विकर्ण प्रत्यय कहेंगे। वो अगला स्टेप। उसके बाद विकर्ण निमित्तम अंग कार्यम। सो ये इधर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया हूं, अंग। अंग मतलब क्या है? जब एक अंग इज अ टेक्निकल टर्म, इट्स अ संज्ञा। So there is a sutra in the अष्टाध्यायी, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। मैं आपको दिखाता हूँ। यस्मात्, रिपीट दैट प्लीज। यस्मात्, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, 1:4:13। इस सूत्र से अंग, इस सूत्र से अंग संज्ञा का डेफिनेशन होता है। ये संज्ञा सूत्र है। तो सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड अंग इज दैट जो भी प्रत्यय है, प्रत्यय के पूर्व जो भी भाग है उसको अंग कहते हैं। वो भाग उस प्रत्यय का अंग है। प्रत्यय के पूर्व में जो भाग है वो उस प्रत्यय का अंग, ऐसा कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं। आप देखिए, भू धातु है और त्रिच प्रत्यय है। त्रिच प्रत्यय का अंग क्या है? ये भू है। हाँ, भू है। और हाँ, ये देखिए, इसमें पट धातु है। पट धातु है और उधर से पट धातु से हम, पट धातु के पहले एक उपसर्ग है। उपसर्ग मीन्स, सिंपल मीनिंग इज अ प्रेफिक्स। और पट धातु से हम लकार को जोड़े हैं। और पट धातु के पहले एक अडागम आया है, अट। और इस लकार के स्थान पर, लंग के स्थान पर तिप आदेश हुआ है। और ये पट धातु और तिप प्रत्यय, इसके बीच में यह शप प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय आया है। विकर्ण प्रत्यय आया है। ये शप विकर्ण प्रत्यय का अंग क्या है? इसका पूर्व भाग, सम प्लस अ प्लस पट। पर अगर तिप प्रत्यय का अंग ऐसा बोलेंगे तो तिप के पहले जो पूर्व भाग है वो तिप प्रत्यय का अंग है। तो अंग मतलब, सम प्लस पट इज इट? हाँ, सम प्लस पट। तिप प्रत्यय का अंग सम प्लस पट प्लस शप, विकर्ण प्रत्यय भी आएगा। So the vikarana pratyaya has come in between the pat and the tip. When you talk about the anga of the tip pratyaya, the anga will be the pat plus shap. Of course, the previous part is also there. Pat plus shap is the anga. But the anga of the shap pratyaya is only pat. So anga matlab pratyay के पूर्व भाग। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः विधीयते तद आदि शब्द स्वरूपम तस्मिन् प्रत्यय परे अंगम इति संज्ञां प्राप्नोति। जिस शब्द से आप प्रत्यय को विधान कर रहे हैं,
उस प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप तद आदि शब्द स्वरूपम तस्मिन प्रत्यय परे, वो शब्द के आदि शब्द स्वरूप को अंग संज्ञा मिलती है। तो कमिंग बैक हियर, तो जी विकर्ण एक प्रत्यय प्रश्न को, था, प्रकृति और अंग में क्या फर्क है? क्योंकि माता जी ने पहली क्लास में बताया था कि प्रकृति और प्रत्यय को मिला के पद बनता है, हाँ, तो तो प्रकृति और अंग में क्या फर्क है? से प्रकृति प्रकृति और प्रत्यय को मिलके हम पद बनाते हैं। सो प्रत्यय के पूर्व भाग को अंग अंग कहते हैं। हाँ, प्रत्यय के पूर्व भाग। सो प्रकृति इधर धातु है, धातु से हम प्रत्यय तिप प्रत्यय डाल रहे हैं। हाँ, तिप प्रत्यय को डाल रहे हैं, और अभी तिप प्रत्यय और धातु के बीच में एक विकर्ण प्रत्यय आया। तो ये विकर्ण प्रत्यय और ये तिंग तिंग प्रत्यय है। तो विकर्ण प्रत्यय का अंग क्या होगा? वो विकर्ण धातु प्रत्यय के पूर्व भाग धातु धातु होगा। धातु होगा। विकर्ण प्रत्यय के पूर्व भाग धातु। तिंग प्रत्यय का अंग क्या होगा? धातु प्लस प्लस विकर्ण विकर्ण प्रत्यय, प्रत्यय। वो अंग है। तो विकर्ण प्रत्यय बिठाने के बाद विकर्ण निमित्तम अंग कार्य। तो विकर्ण प्रत्यय निमित्त अंग कार्य, विकर्ण प्रत्यय के पहले जो भाग में कुछ कार्य करेंगे उसको विकर्ण निमित्तम अंग कार्य करेंगे। उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या है? प्रत्यय निर्माण। जो तिंग प्रत्यय है ना, तिंग प्रत्यय में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ प्रत्यय प्रत्यय कार्य होगा। उसको प्रत्यय निर्माण कार्य कहेंगे, प्रत्यय निर्माण। और उसके बाद वो प्रत्यय निमित्तम अंग कार्य, मतलब तिंग प्रत्यय निमित्तम अंग कार्य। तिंग प्रत्यय के पूर्व भाग जो धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय का भाग है ना, उसमें कुछ अंग कार्य करेंगे। ये उसका अगला स्टेप है। और उसके बाद अंतिम में संधि कार्य और त्रिपादी कार्याणी। त्रिपादी के बारे में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो अभी नहीं करेंगे, पर संक्षेप में ये प्रक्रिया का स्टेप्स है, तिङन्त प्रक्रिया। तो इसमें हमने मूल धातु क्या हम समझ लिए, और उसके बाद इत्संज्ञा क्या है, इत्संज्ञा लोप करना ये भी हम समझ लिए। इसके बाद अगला स्टेप है प्राकृतिकानि कार्याणि, इसको हम संक्षेप में अभी देखेंगे। तो 4 सूत्र है इसका। 4 सूत्र। तो पहला सूत्र है धात्वादेः शः सः। एक मिनट। माता जी ने बताया था सत्व सत्कार्य, सत्व हाँ कार्य नो 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 न न, हाँ, वो सब वही हाँ। वही वही। हाँ, नत्व वो नत्व है ना। अणत्व, नोणः इदितो हाँ नुम धातोः उपधायां च। 4 सूत्र है। इति तो नु धातवः। फोर्थ वन इज फर्स्ट सूत्र इज धात्वादेः शः सः, शः सः। सेकंड इज नो नः। नोणः, and then इदितो नुम धातोः, और फोर्थ सूत्र इज उपधायां च। पदाया च। ओके। तो आप देखिए, धात्वादेः शः सः, इसका अर्थ क्या है? धात्वादेः शः सः, षष्ठी विभक्ति आदि में जो शः धातु के यदि आदि यदि शकार यदि को सकार आए करना है बस। आए तो वो मूर्धन्य शकारा से दंतव्य सकारा बदल जाएगा। हाँ, धातोः आदौ विद्यमानस्य शकारस्य सकारादेशो भवति। धातु के आदि में अगर मूर्धन्य शकार होगा तो उसको सकार आदेश करना है। सिंपल है, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्र। धात्वादेः शः सः। हाँ, धात्वादेः षष्ठी विभक्ति, शकार भी षष्ठी विभक्ति, सः प्रथमा विभक्ति। जो प्रथमा विभक्ति में आता है वो आदेश, षष्ठी विभक्ति में आता है वो स्थानी। तो शकार के स्थान पर सकार आदेश करना है, पर कौन सा शकार?
धातु के आदि शकार को, धात्वादे है। जी, ये कैसे पता चला कि श ही षष्ठी विभक्ति में स नहीं है? हाँ, इसीलिए आप देखिए ये थोड़ा बेसिक में वो श ही षष्ठी विभक्ति में कैसे पता चला। तो शकार भी शह ये षष्ठी विभक्ति है, पर सह ये प्रथमा विभक्ति है। तो आपको कैसे मालूम है? सह तो मूल आदेश है, सह आदेश, शह स्थानी है, सह ये सह आदेश है। आदेश। हाँ। तो शह आप देखिए मूल प्रातिपदिक का हमने सुबंध प्रक्रिया अभी पढ़े नहीं, पर आप अभी के स्तर पे आप इतना यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट्स अ षष्ठी विभक्ति। तो व्हेन वी टेक राम शब्द, राम शब्द का सातों विभक्ति का रूप क्या है? रामः, रामौ रामाः, रामौ रामौ, रामम रामौ रामाण, रामेण रामाभ्याम रामैः, ऐसा 7 विभक्ति का हम ये बनाते हैं। तो षष्ठी विभक्ति राम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या है? रामस्य, रामयोः, रामाणाम। तो अकारांत शब्द राम शब्द का षष्ठी विभक्ति रामस्य ऐसा होता है। पर अदर हलंत शब्द, हलंत प्रातिपदिक होता है, उसका षष्ठी विभक्ति में सरित शब्द का मैं दिखाया था, सरित शब्द का टेबल दिखाया था। सरित शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होता है? सरितः, सरितोः, सरिताम। सरित शब्द ये हलंत शब्द है। सरित शब्द का षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एकवचन का रूप क्या है? सरितः। सरित प्लस नस प्रत्यय को जोड़ के हम सरितः रूप बनाएंगे, क्योंकि सुबंत में भी 21 प्रत्यय है, सु औ जस अम औट शस, ये वो प्रत्यय को जोड़ के अकारांत शब्द के लिए षष्ठी विभक्ति का एक टाइप का पुल्लिंग शब्दों के लिए रामस्य ऐसा बनता है, या स्त्रीलिंग शब्द के लिए रमा शब्द का रमायाः ऐसा बनता है, या हलंत शब्द सरित शब्द का सरित है ऐसा बनता है। तो इसके लिए बस अभी के स्तर पर आपको सुबंत का नॉलेज नहीं है, इसलिए आप पूछ रहे हैं कि कैसे षष्ठी विभक्ति है। तो आप अभी के स्तर पे इतना समझ सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए इसको स्थानी है, हमेशा स्थानी होता है, स्थानी। तो धातु के आदि शकार के स्थान पर सकार आदेश हो, ये पहला कार्य। तो अगर मूल धातु ष्ठाई धातु है तो शकार के स्थान पर सकार आदेश होगा, दैट इज सकार आदेश, स हो जाएगा। और उसके बाद और एक विशेष ये है, मूल धातु शकारान अनंतरम विद्यमानः वर्णः यदि ट वर्गीयः तर्हि तस्य स्थाने त वर्गीयः वर्णः भवति। मूल धातु में शकार के बाद अगर ट वर्गीय वर्ण होगा तो उस ट वर्गीय वर्ण को करस्पॉन्डिंग त वर्गीय वर्ण आदेश बनाना चाहिए। उदाहरण देखिए, ष्ठई धातु, ष्ठई धातु में मूल धातु शकार का सकार चेंज कर दिए और शकार के बाद जो टकार है उसको त वर्गीय वर्ण बनाना चाहिए, मतलब टकार का त वर्गीय वर्ण त होगा, स्थाई हो जाएगा। ष्ठा धातु है, ष्ठा धातु को शकार का सकार चेंज कर दिए और ठकार का त वर्ग के द्वितीय वर्ण स्था। स्ना धातु का स्ना, अगर शकार के बाद ट वर्गीय वर्ण नहीं रहेगा तो जैसे शिद धातु का सिर्फ आपको सिद्ध ऐसा करना है, शह का सह, श्वप का स्वप। ये धात्वा देखिए, शह सह इस सूत्र का सिंपल अर्थ है। ये आपको समझ में आया क्या? जी, थोड़ा और रिपीट कीजिए। या और एक बार रिपीट करता हूं, धात्वा देखिए शह सह, धातु के आदि में स्थित शकार का सकार आदेश करना है, ये पहला रूल है। यस, और सेकेंड पार्ट ऑफ द रूल इज
षकार के बाद अगर ट वर्गीय वर्ण होगा तो उस ट वर्गीय वर्ण को त वर्गीय वर्ण आदेश करना है। Oh, ta is replaced by ta. हाँ, the corresponding ta वर्गीय वर्ण, if it is Corresponding, ta, okay. if it is ta, then you replace it with ta. If it is That is tha, chutu, no? That is chutu. no, not by chutu, not by chutu. Stoshtuhu, huh? स्तोष चुनाष्टुहु, स्तोष चुनाष्टुहु संधि पढ़ा है क्या अभी तक? हाँ, स्तोष पढ़ा है चुनाष्टुहु, हाँ, ष्टुनाष्टुहु वो पढ़ाया। पढ़ाए हैं या उसके वजह से, क्योंकि ये षकार का सकार आदेश हो गया, तो ये जो टकार है मूल में तकार था, मूल में तकार था, तो इसीलिए उस टकार को भी अभी फिर से तकार बनाने के, तो मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि मूर्धन्य श के साथ में तकार, दंतव्य तकार, ऐसा कुछ शब्द बनता नहीं है। तो इसलिए वो मूर्धन्य के साथ में ट करके बनता है, इसलिए वो उसको चेंज कर लेते हैं। मूर्धन्य षकार के बाद ट वर्गीय वर्ण होगा तो उसको त वर्गीय करना, त वर्गीय वर्ण आदेश करना है। स्थाई का स्थाई,ष्टा का स्था, स्ना का स्ना, ये पहला सूत्र है। और द्वितीय सूत्र है, और इसका कुछ अपवाद भी है, धात्वादेह शह सह का कुछ अपवाद है, मतलब नॉर्मली पाणिनीय व्याकरण में ये पैटर्न हमेशा रहेगा, एक उत्सर्ग और अपवाद, कॉमन रूल एंड देयर इज एक्सेप्शन। अपवाद क्या है? सुब धातु ष्टिवु श्वष्कादीनां सत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। तो सुब धातु मतलब ये नाम धातु है। नाम धातु मतलब क्या है? नाम धातु मतलब, what? How do you spell it, Swami ji? सुब धातु, लिखा है इधर। you can see in the screen, सुब धातु। Which line is that, sir? Second line, okay. Sub dhatu, okay, sub dhatu. सुब धातु is basically नाम धातु। नाम धातु means what? कभी प्रातिपदिक से हम धातु बना सकते हैं, जैसे राम, राम ये प्रातिपदिक है, पर राम से कुछ प्रत्यय को जोड़ के हम नाम धातु बना सकते हैं, जैसे Ramo, Ramaha, like that, नहीं, right? Bhakti added. No, that is the नाम पद। रामः, रामौ, रामाः, that is actually a subanta pada. That's not a kriya pada. Okay. But from the Rama, you can actually make a kriya pada by making a dhatu. Ramayate. Ramayate is a dhatu, is a kriya pada. Oh, kriya pada. We can make a dhatu Ramaya. The Ramaya dhatu is made from the nama, Pradipadikam. from the pratipadika, by adding some pratyaya. That type of धातुs are called as a नाम धातु। नाम धातु मतलब जो धातुओं को नाम पद से, प्रातिपदिक से जो बनाए हुआ धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे षण्मुख, षण्मुख इस षण्मुगम, शिवजी और पार्वती के पुत्र षण्मुख। षण्मुख इज अ नेम है, प्रातिपदिक, राइट है ना? हाँ, पर षण्मुख शब्द से आप एक धातु बना सकते हैं, उसको षण्मुखाय। ओहो। और उससे जो क्रियापद बनता है षण्मुखायते। ओके। हाँ, तो इस टाइप का धातु को सुप धातु कहते हैं। वो सुप धातु को इस अपवाद में प्रयोग किया हुआ है। જે કરો છો ને એમાં તમને ફાયદો છે, એ તો છે જ, આપણે બોલી તો આપણને જ ફાયદો છે. किसी का साउंड आ रहा है। I don't understand. બહુ ફાયદો છે બાપા, ઓમ ખાલી ઓમકાર કરવામાં. तो ये जो अपवाद बताया गया है, सुप धातु के विषय में, ये धातु के आदि शकार का सकार आदेश नहीं करना है।
षण्मुखायते, इधर षण्मुखाय धातु है, धातु के आदि में शकार है, इधर पर धात्वादेगे शह सह शकार का सकार आदेश नहीं करेंगे, इसलिए षण्मुखायते ही रूप होगा। इसलिए सुप धातु के विषय में ये धात्वादेगे शह सह ये सूत्र उपयोग नहीं करेंगे। और सुप धातु के अलावा दो और धातु है, ष्टिवु धातु और शष्क धातु। ष्टिवु धातु ष्टिवु निरसने धातु है, इसमें आदि शकार है पर फिर भी इधर सकार आदेश नहीं करेंगे, तो इसका रूप ष्टिवती ऐसा ही रूप होगा। और श्वष्क धातु, इसमें भी सकार आदेश नहीं करेंगे, ये अपवाद में आ जाएगा। ये अपवाद में। सो अब देखिए धात्वादेहे शखसः, इसके अपवाद ये, अपवाद सूत्र नाम है क्या, कुछ है? so this apavad is actually in the Vartika actually. Apavad is given in the Vartika, Katyayana Rishi's Vartika. तो सूत्र। और इसका अगला सूत्र देखिए, नोणः। नोणः, इसका सूत्रार्थ क्या है? वेरी सिंपल, धातो हो, नोणः ये षष्ठी एक वचन, नः प्रथमा एक वचन, तो न ये स्थानीय है, ने ये आदेश है, मतलब न के स्थान पर नकार आदेश करना है। और ये सूत्र संख्या क्या है? 6165। और धात्वादेहे शह सह का 6164। तो धात्वादेहे शह सह, इस सूत्र से धात्वादेहे इस शब्द का अनुवृत्ति आ रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड। हाँ, तो धात्वादेहे नोणः, धातोः आदौ विद्यमानस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। धातु के आदि नकार, तो धातु के आदि उसको अनुवृत्ति लेके जाना है। तो उदाहरण देखिए, नम धातु का नम हो जाएगा, नट धातु का नट, नी धातु का नी। हाँ, दीप्ति माता जी, आपका क्या प्रश्न है? धात्वादेहे शह सह में अनुवृत्ति आ रहा था उपदेश का, तो क्या ये अनुवृत्ति कैरी फॉरवर्ड नोणः में भी आ रहा है? जैसे धात्वादेहे शह सह में उपदेशे का, इसमें कुछ अनुवृत्ति नहीं है। अष्टाध्यायी.com में देखा, उसमें था, मुझे पूछना था, फिर मैंने तो रेफर किया। तो हाँ, या अष्टाध्यायी.com में some places there is some mistake in the anuvritti actually. For anuvritti you can rely on the other books which are posted. Oh, good, I asked. Okay. Of course, they are mentioned upadeshe dhatvadehe shah sah. That is understood actually. Although it is not specific, upadeshe anuvritti 6165. 45. 45. Yeah, it may be upadeshe ka anuvritti hai. But some places there is some mistake in the anuvritti in the ashtadhyayi.com. Okay, some places. Okay. So then in Nonaha Upadesha will not, so only the Dhatu Adehe is taking the anuvritti. Upadesha will also be there. Because okay. So in the Upadesha Dhatu Adehe no naha. Na sthane, naha sthane, na adesha. Right. Okay. और तीसरा सूत्र है इदितो नुम धातोः। इदितो नुम धातोः, तो इदितः षष्ठी एकवचन, नुम प्रथमा एकवचन, धातोः षष्ठी एकवचन। सो सूत्रार्थः यस्मिन् धातौ ह्रस्वः इकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति। इदितः मतलब क्या है? जिसमें इकार का इत्संज्ञा है, ह्रस्व इकार का इत्संज्ञा। इदितः मतलब
इत 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 मतलब ओनली ह्रस्व इकार। हमने तपरस्तत् कालस्य ये सूत्र हम पढ़े थे, आपको याद है? तपरस्तत् कालस्य। यस यस, ज- ये तो हाँ, पढ़ा था यार। जब तकार को उपयोग करेंगे, तकार के पहले जो वर्ण है उसी कालवाची कोई वर्ण को ही हमको लेना है, उसको सवर्णों को हम ग्रहण नहीं करना चाहिए। सो इत मतलब ओनली ह्रस्व इकार। तो इत इत मतलब जिसमें ह्रस्व इकार का इत संज्ञा, उसको इदित कहेंगे। इदित मतलब इत प्लस इत, बाय संधि रूल इट बिकम्स इदित। तो जलाम जशोंते संधि आपने पढ़े हैं, जलाम जशोंते संधि से, संधि रूल से इत प्लस इत इट बिकम्स इदित। पद के अंत में जो जल का जश्व हो जाता है, तो पहले इत का जो तकार का दकार होगा और उसके बाद वर्ण मेलन करके इदित होगा। सो इदित मतलब जिसमें इकार का इत्संज्ञा है। तो यस्मिन् धातौ ह्रस्वः इकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति तस्य नुमागमः भवति। जिस धातु में ह्रस्व इकार का इत्संज्ञा है, उस धातु को नुमागम करना है। तो जिस धातु में ह्रस्व इकार का इत्संज्ञा, इकार का कब इत्संज्ञा होगा? उपदेशे जनुनासिक इत्। जब स्वर का अनुनासिक स्वरों को ही संज्ञा होती है। तो मूल धातु पाठ में हमको देखना है वदी धातु, इसमें इकार का इत्संज्ञा है, इसलिए इनको नुमागम करना है। तो नुमागम आगम का सूत्र पढ़ाए हैं क्या? आद्यन्तौ टकितौ मिदचुन्त्यात् परः। हाँ हाँ, ये पढ़ाया था। हाँ। जैसे एक मिनट आपका प्रश्न लेता हूं चेतना जी। तो आगम का दो सूत्र है, एक सूत्र आद्यन्तौ टकितौ, दूसरा मिदचोन्त्यात् परः। तो आगम मतलब मित्रवत। तो आगम स्थानी के पास में आके बैठेंगे। तो कौन सा स्थान पे बिठाना है, इसके लिए दो सूत्र हमको मार्गदर्शन देता है। तो आद्यन्तौ टकितौ, तो तीन टाइप का आगम होता है, एक टित आगम, दूसरा कित आगम, दूसरा मित आगम। तो आद्यन्तौ टकितौ ये सूत्र कहता है अगर टित आगम होगा तो उसको स्थानी के पहले बिठाने का, खित आगम होगा तो स्थानी के बाद में बिठाना है। अगर ये लिखा है इधर, हाँ आचार्य इधर लिखा है वो। हाँ, इसमें नहीं है, मैं आपको सूत्र दिखाता हूँ। स्पेलिंग बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आद्यन्तौ टकितौ हाँ, आद्यन्तौ टकितौ। टित् आगमः, टित् आगमः आगमिनः आदौ विधीयते। एतागमः कित् आदौ आगमः आगमिनः अन्ते विधीयते। अन्ते। टित् आगम, आगमिन मतलब जो स्थानी है, जो स्थानी है। तो टित् आगम आगमिन के आदौ, आगमिन के आगे बिठाना है। कित आगम को आगमिन के अंत में बिठाना है। तो आद्यन्तौ टकितौ। हाँ, अंत में कौन आता है? जैसे उदाहरण देखिए, तो पट को आपको अडागम करना है, पट धातु को। तो इस अडागम को, ये टित आगम है, तो इसलिए पट को पट के पहले ये अट को बिठाना है। पट के पहले ये अडागम आता है। दूसरा उदाहरण देखिए, ये बी धातु को शुक आगम आता है। कौन सा सूत्र से? बियो हेतु बये शुक, इस सूत्र से। ये कित आगम है, कित आगम है, इसीलिए इस धातु के बाद में बिठाना है, इसलिए बी के बाद ये शुक आगम आता है। ये समझ में आया क्या आपको? नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ, एक बार वापस टित कित और मित वापस। इसका प्लेसमेंट एग्जैक्टली कहाँ आता है वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो समझ में हाँ, नहीं ये देखिए, ये पट धातु को
लुंग लंग लृंग ष्वडुदातः, इस सूत्र से अटागम होता है। ये सूत्र अभी तक पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। इस अडागम होता है। तो आगम को स्थानी के साथ में आके बिठाना है। तो स्थानी के पहले बिठाना है या बाद में बिठाना है, इसके लिए ये आद्यंत टकितो, ये सूत्र कहता है टित आगम होगा तो इसको पहले बिठाना है। सो अट आगम ये टित आगम है। टित आगम मतलब क्या है, जिसमें टकार का इत्संज्ञा। टकार का इत्संज्ञा कब होगा? हलंत्यम सूत्र से जब अंतिम में टकार होगा तो उस समय टकार का इत्संज्ञा होगा। सो अट इज आगम इन दिस, टकार गेट्स इत्संज्ञा बिकॉज टकार इज एट द एंड। तो इसीलिए इसको टित आगम कहते हैं। इस टित आगम को पट धातु के पहले, इमीडिएटली पहले बिठाना है। सो अट प्लस पट। ये समझ में आया क्या आपको? तो हाँ, अपट अभी अब भी आ गया, दूसरा अभी आ अपट दूसरा होगा। समझाएंगे, कॉन्ट्रास्ट में समझ में अपठित आएगा, दूसरा समझाएंगे तो। अपठित हो दूसरा गया ना। दूसरा देखिए, ये भी धातु को वियो हेतु ये शुक, इस सूत्र से शुक आगम होता है। ये शुक आगम ये कित आगम है। कित आगम मतलब जिसमें ककार का इत्संज्ञा है। कित मतलब जिसमें ककार का इत्संज्ञा। ककार का इत्संज्ञा कब होगा? जब अंतिम वर्ण ककार होगा तो उस समय ही हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होगा। तो शुक, शुक इज अ कित आगम बिकॉज इसमें अंतिम में ककार है। ये एक अंतिम में ककार है। तो इसको शुक आगम को बी धातु के बाद में बिठाना है। आद अंतौ टकितो, बी धातु के इमीडिएटली बाद में। तो बी प्लस शुक। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ, जी। किसका वो जो प्रश्न है? पट का बताया था वो अपठित हो जाता है ना। हाँ, वो आगे या अपठित, फाइनली अपठित रूप होगा। ये जो आकार वो अडागम का है। शुक, स्वामी जी, शुक, शुक भी धातु है। नहीं, शुक आगम है। हाँ, भी आगम, आगम ओ अ, शुक और भी धातु है। भी धातु को आपको शुक आगम करना है। तो स्वामी शुक जी, आगम को किधर प्रत्यय, बैठाएंगे? शुक इज प्रत्यय देन। शुक इज आगम, भी हाँ। धातु, भी धातु को आपको शुक आगम करना है। स्वामी जी, मतलब अद्यंत टकितो में जो कित मित और टित दिया है नो, वो मित इसमें नहीं आगम दिया के गया। अंत में, मित के आगम लिए के अलग सूत्र है। अच्छा, Swami लेकिन ji, वो can जो Swami ji, can we interpret it like this, that when we want to affix an at pratyay, it will come in the beginning? Not at pratyay, tit agam. Okay, tit agam. Tit agam and When kit in a agam. pratyay, tit If we are not T has giving become the it. tit agam should be placed before the sthani, kit agam should be placed after the sthani. So this tit and kit, they are pratyas. Can we No, call them as pratyay only, or it's they are not a something else? pratyay. It's not a pratyay. It's not a pratyay. Tit, Okay. tit means Where the that ta has become entity its in which something. takara is itsanya. Kit means that entity in which kakara is itsanya. Okay. So when we have to affix such entity to a padam वो or आगे आएगा। Not a pada. When we have to आगे put tit agam for a sthani, when we sthani, have to do okay. tit agam, तो agama मित्रवत, तो Okay. स्थानी के साथ में बिठाना है, स्थानी के पहले या बाद में। Okay, okay. Thank you so Like much. that. Thank you. महोदय, ये टकितौ शब्द के क्या है व्युत्पत्ति, यानी टक इतौ, टक यानी? तो इसमें देखिए, आदि अंतौ टकितौ। हाँ, ये टकितौ ये द्वितीय द्विवचन है। ये टकितौ किस शब्द का? शब्द टकित का, टकित का है।
टकित प्रथमा द्विवचन है तो टकित इस प्रथमा शब्द का वो द्विवचन। हाँ हाँ, टकित टकितः का वो टकितौ प्रातिपदिक टकिता हाँ तो टकित जो शब्द है वो टक और इत की जोड़ है ना। टकार ककार और इत। टकार हाँ, ककार और इत। टकित। टकित। लेकिन वहां तो टकार होगा तो आधा ट होगा, लेकिन यहाँ तो ट के बाद है। आकार है। हाँ आकार। नॉर्मली कभी कभी सूत्रों में उच्चारण करने के so that we can easily pronounce something, sometimes additional letter is added. मुखसुख हाँ, मुखसुखार्थम. मुखसुखार्थम Otherwise, if we just keep only takara, then you cannot pronounce it. making it Therefore, easy for pronunciation. Pronunciation, therefore that Only akara is. that akaram is normally जोड़ जाता है. हाँ, the simple meaning of the sutra is that if there is a tit agam, then you place it before the sthani. Kit agam, place it after the sthani. Adyantau takitau. ठीक। आदि मित का, अब मित का उदाहरण बताइए। हाँ, मित का अगला सूत्र मिद चोन्त्यात् परः। मित आगमः आगमिनः अंतिम स्वरात् अनंतरम विधीयते। सो जो स्थानी है, स्थानी में अंतिम स्वर के बाद मित आगम को बिठाना। सो दैट इज द मित आगम। सो कभी अंतिम स्वर उदाहरण देखिए। सो यही उदाहरण वदी धातु में देखें। वदी धातु में हमको नुमागम करना है। नुमागम इसे मित आगम, क्योंकि अंत्य मकार का एक संज्ञा हुआ है, तो इसलिए मित आगम। तो वदी धातु के हम अंतिम स्वर के बाद इसको बिठाना है। तो पहले वदी धातु में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इत्संज्ञा लोप करेंगे। इत्संज्ञा तस्य लोपः। हाँ, इत्संज्ञा करके लोप करके वद धातु होगा। हलन्त्यं तस्य लोपः। वद होगा। अभी वद में देखिए, वद में जो अंतिम स्वर क्या है, इन बिटवीन बैठेगा, सो वंद हो जाएगा। हाँ, तो इत्संज्ञा लोप करने के बाद वद है। अभी अंतिम स्वर क्या है? वकारोत्तर अकार। तो इस अकार के बाद नुमागम आएगा। तो नुमागम में मकार तो इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा, और नकारोत्तर जो उकार है ना, वो केवल उच्चारणार्थ है। कभी कभी नकारोत्तर जो उकार है वो उच्चारणार्थ है। तो उच्चारणार्थ वर्णों को, क्योंकि उच्चारणार्थ वर्णों को भी लोप हो जाएगा, संज्ञा के वजह से नहीं, पर उच्चारणार्थ उस उकार को जोड़ा हुआ है। क्योंकि अगर उकार नहीं होगा तो हमको आसान से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो नुम में मकार का संज्ञा है, नकारोत्तर उकार है, उच्चारणार्थ है। अतः केवलम नः इति अवशिष्यते। इसलिए वकारोत्तर अकार के बाद ये नकार आएगा, इसलिए वंद ऐसा होगा। क्रदी धातु में देखिए, पहले इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्रद, उसके बाद नुमागम, ग्रंथ। तो अंतिम आकार, अंतिम स्वर क्या है? अकार। अकार के बाद नुमागम करना है। अकार के बाद अंतिम स्वर के बाद नुमागम, तो क्रंद हो जाएगा। लेकिन मिद चोन त्याग पर है का व्याख्या क्या हुआ? मैं मित च। हाँ, देखिए, मित अचः अंत्यात् परः। अचः मीन स्वर, अचः अंत्यात्, अंत्य स्वर के बाद, परः मीन्स बाद। मित आगम अंत्य स्वर के बाद आएगा। मित अचः अंत्यात् परः। यस, क्लियर। एग्जाम्पल उसका, तो एग्जाम्पल इज दैट वदी धातु का, वदी और क्रदी धातु का हमने देखा। वदी
वद वंद जी सूत्र दिखा दीजिए एक बार, ये ईदित का जो सूत्र है नुमागम का। हाँ, इदितो नुम धातु हो। इसका प्रश्न दीप्ति हाँ माता जी जी। मेरा हाँ ये माता जी की धातु पाठ जो है उसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है रफी कताओ, पेज 123 पे है। द पेज रूट इज 123 में। माता जी की सहज पहुंच में। ठीक है, 1 मिनट में धातु पाठ लेता हूँ। पेज 123। धातु नंबर 768। ओके। सो इफ यू आर सीइंग रफी गता होना, इधर होएगा इदित नुमागम। हाँ हाँ, तो रंफ बना, तो ये हाँ। रंफ से फिर रंफ जो बना, नकार को मकार जो हुआ है। हाँ, उसका अगला सूत्र है संधि सूत्र। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, नक्षा पदान्तस्य झलि और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। तो इधर इदितो नुम धातु हो नुमागम करने के बाद 2 सूत्र उपयोग होगा। ये सूत्र पढ़ा दिए क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं तो पता है। अभी नहीं पढ़ा है। तो नहीं। नॉर्मली इदितो नुम धातु हो, ये नुमागम करने के बाद ये 2 सूत्र उपयोग होगा। नक्षा पदान्तस्य जलि और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। तो इसको अभी तक पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। जी। तो इस सूत्र के वजह से रंफ उसके बाद रंफ हुआ है, नकार का मकार चेंज हुआ इस सूत्र के वजह से। जैसे आप देखिए, शकी धातु का नुमागम करके षण हुआ है, उसके बाद नक्षा पदांत से जली से इस नकार का अनुस्वार, और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार का परसवर्ण शंख ऐसा हुआ। एंड इसके वो बाद अनुनासिक बनता है ना फाइनली। अनुनासिका, वाचिका, वाचिका नुमागम होके वांच, उसके बाद नक्षा पदांत से जली से इस नकार का अनुस्वार, का लास्ट अनुनासिक चाचा जाजान्या। हाँ, और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। इस अनुस्वार का परसवर्ण आदेश है, इसलिए छ वर्ग के 5वां वर्ण वांच। वांछति, वांछति रूप कैसे बनता है? वांछति में इस तरफ ये 2 सूत्र अभी तक सिखाए नहीं, पर यदि तो नुम धातु हो इस सूत्र के बाद ये 2 सूत्र या पहले एक सूत्र लगेगा। उदाहरण रही में देखिए, रही में रण हुआ है, उसके बाद एक ही सूत्र नक्षा पदांत से जली रंभ, रंभति, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, दूसरा सूत्र नहीं लगेगा, पर केवल इस नकार का अनुस्वार आदेश होगा। ये अभी तक पढ़ाए नहीं, तो मैं एक बार पढ़ाने के बाद हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो बारे इतना याद रखिए कि युदितोनुम धातु को इस सूत्र के बाद ये दोनों सूत्र या नहीं तो एक सूत्र लगेगा, नक्षा पदांत से जली और अनुस्वार से ही परसवर्ण। और चौथा सूत्र प्राकृतिक कार्य का चौथा सूत्र उपदायाम च, उपदायाम च। तो ये देखिए उपदायाम च, सप्तमी एक वचन, और अनुवृत्ति इस सूत्र के अनुवृत्ति में और पहले के सूत्र के अनुवृत्ति आ रहा है, वो हो उपदायाः दीर्घः इकः हलि, ये सब अनुवृत्ति आ रहा है। इसलिए संपूर्ण सूत्रार्थ क्या है? धातुः उपदाभूतौ यौ रेफ वकारौ हल परौ
तयोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति। सिंपल मीनिंग, नो नीड टू बिकम अफ्रेड। धातु के उपधा में रेफ या वकार, धातु के उपधा, उपधा मतलब क्या है, किसी को मालूम है? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट लेटर, व्हाट इज द सूत्र? अलोन्त्यादि पूर्वम उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, पूर्वम उपधा। नॉट पूर्वम, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। पूर्वम उपधा। हाँ, सो धातु के उपधा भूत जो रेफ और वकार, रेफ मकार है, नो? रेफ और वकार, वकार जैसे कुर्द धातु में देखिए, वकार है, रेफ और वकार। ओके। तो कुर्द धातु में जो उपधा में क्या है, रेफ है। हाँ, और उस रेफ के बाद हल होना चाहिए। हाँ, रेफ के बाद हल होना चाहिए। तो और it will become दीर्घ, कु becomes कूर्द। एक मिनट, मैं जस्ट है ना? 7 to 78। The whole purpose is to make it दीर्घ, right sir? हाँ, दीर्घ करना है उपधा, या सॉरी 8 to 78। धातोः उपधाभूतौ हल्परौ यो रेफवकारौ ताभ्यां पूर्वस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। So let us see the conditions. यदि धातोः अंतिम वर्णः हल वर्णः अस्ति, the first condition, धातु के अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए। उपधा वर्णः रेफः या वकार, रेफः वकारः वा अस्ति, उपधा should be either रेफ और वकार। और तस्मात् रेफ वकारात् पूर्वं यदि इक् वर्णः अस्ति, इक् प्रत्याहार, तर्हि तस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। अत्र किमपि अन्यत् निमित्तं नापेक्षते। ये सूत्र के कार्य करने के लिए दूसरा एक्सटर्नल निमित्त का आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आया? 3 कंडीशन, धातु के अंतिम वर्ण हल, और उपधा में रेफ और वकार, और रेफ वकार के पहले इक प्रत्याहार के वर्ण, तो क्या होगा, उस इक वर्ण का दीर्घ होगा। तो कुर्द धातु का, तो अंतिम में हल है और रेफ में, उपधा में रेफ है और उसके पहले इक वर्ण है, तो इसलिए कुर्द, कुर्द धातु का कुर्द होगा, कुर्द। उर्व धातु देखिए, उर्व हिंसायाम, उर्व हिंसायाम का अंतिम में वकार है, हल है, उपधा में रेफ है, उसके पहले इक वर्ण है उ, तो उर्व धातु का ऊर्व हो जाएगा। इस तरफ इसमें यद्यपि अस्मिन् सूत्रे रेफ वकारौ इति उक्तम् अस्ति, तथापि केवलं रेफस्यैव उदाहरणानि दृश्यन्ते, उपधा वकारस्य उदाहरणानि न लभन्ते, यतः लोपो व्योर्वलि इत्यनेन वकारस्य वल्वर्णे परे लोपः जायते। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, सूत्र के अर्थ में बताया गया कि उपधा में रेफ और वकार ऐसा बताया गया, पर उपधा में वकार ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा एक्सप्लेनेशन में दिया गया। तो सूत्र का अर्थ आपको समझ में आया क्या? ये जो रेफ और वकार है, ये भी हाँ, अनुवृत्ति में आ रहा है ना, सूत्र में एज सच तो। या अनुवृत्ति से? हाँ, अनुवृत्ति में आप देखिए कितना अनुवृत्ति से आ रहा है। रुवो हो का अनुवृत्ति आ रहा है, उपधायाः
6 ये भी अनुवृत्ति आ रहा है। दीर्घ का अनुवृत्ति, इकः का अनुवृत्ति, हली का अनुवृत्ति। कुर्द का कूर्द बन गया, कुर्च का कूर्च। इस तो तरह वकार उपदायाम से कुछ एग्जाम्पल नहीं ना, वकार कुछ नहीं जो होता है। वकार का एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, ऐसा व्याख्या में लिखे। उपदा में वकार, उपदा में वकार का एग्जाम्पल नहीं है। कुछ नहीं है। उपदायाम सप्तमी में है, तो सप्तमी मतलब परे होना था ना। So it's not applicable for उपदायाम, Vakara, Guruji. It's not applicable for Vakara. yeah, we don't have the examples actually. Okay. Hmm. Even though they say Upadaya. Refa Vakara Yoho, they say So there's no example. Okay. it means सप्तमी परे अगर हम लेंगे तो Yeah, the sense उपदायाम सप्तमी में है। This will be put in the WhatsApp notes, sir. I will put. Thank you. Why it is in the सप्तमी? Check actually. कभी कभी एक कॉन्सेप्ट होता है, या यहाँ तब में देखिए, अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तः उपदायाम अयं शब्दः वस्तुतः षष्ठी द्विवचनस्य निर्देशं करोति इति काशिकायाः न्यासे उक्तमस्ति। तो उपदायाम इति सुब व्यत्ययेन षष्ठी द्विवचनस्य स्थाने सप्तम एकवचनम इति न्यासः। तो आपने सही नोटिस किए हैं, उपदायाम मतलब ये सप्तमी, सप्तमी मतलब परनिमित्त। पर कभी कभी सूत्र में विभक्तियों का विपरिणाम करना पड़ता है, उसको हम व्याख्या से ही हम जान सकते हैं। विपरिणाम मतलब अगर सप्तमी होगा तो भी उसको षष्ठी विभक्ति जैसे समझ के हमको सूत्र के अर्थ समझना चाहिए। Oh, अच्छा अच्छा। उसको हम व्याख्या से समझ सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। An exception is it? हाँ, एक्सेप्शन। तो अतः अत्र उपदयोः इति परिवर्तनं कृतम् अस्ति। तो उपदायाम में सप्तमी, पर एक्चुअली उपदयोः ऐसा षष्ठी परिवर्तन, षष्ठी द्विवचनम। हाँ, ऐसा परिवर्तन करना चाहिए। तो ये 4 प्राकृतिकाणि कार्याणि। जी, वो जो नकार का न बनेगा आदि में धातु के, उसका सूत्र दिखा दीजिए एक बार। नोण है, ऋणोण है वो तो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गुरुजी? अच्छा, मुझे मालूम नहीं एक्चुअली, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नोट्स। somebody can make a WhatsApp group and I will also join. पल्लवी जी ने बनाया है, पल्लवी जोशी। अच्छा, लिंक का हाँ, हमें सब जोड़ना उसमें। पल्लवी को बोल दीजिए। लिंक अभी डाल दूं क्या? अभी चैट में? हमारा नाम जगदीश है। डाल देती हूँ। तो ये 4 सूत्र का अर्थ समझ में आया क्या? और पहला जो है वो भी भिजवा दीजिए। जी, समझ आ गया। धात्वादेः शहसः, और उसमें षकार, उसमें 2 पॉइंट से एक्स्ट्रा 2 पॉइंट। षकार के बाद टवर्गीय वर्ण होगा तो टवर्गीय वर्ण करना है। और एक वार्तिक भी है, सुब धातु ष्टिवुष श्वष्कादीनाम प्रतिषेधः। सुब धातु और 2 एक्स्ट्रा धातुओं के लिए ये सूत्र का रूल अप्लाई नहीं होगा। और नोण है और इदितोनुम धातु, इदितोनुम धातु हो करने के बाद ये 2 सूत्र भी हमको करना है, और अभी तक पढ़ाए नहीं। नश्चा पदांतस्य जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। हाँ, इसको आप याद में रख सकते हैं। और चौथा सूत्र उपदायाम च। सो अभी जो हम आपने फ्लो चार्ट दिखाया था, सो वी हैव डन द 4th पॉइंट, प्रकृति कानि कार्याणि।
प्राकृतिकानि कार्याणि. Yes, we have done the third point. Third. Flow chart, I'll show you again. So Moola Dhatu, Itsanya Lopa, and Prakritikani Karyani. We have done that. Next class we will revise the Lakara and then the other things. What are the Oh, different this types is the WhatsApp. This thing is it? प्रिया जी, Yes, yes, yes. This is what. हमारा नाम डाल दिया ना जगदीश? नहीं, वो मैंने लिंक भेज दी है ना, तो आप ज्वाइन करना. उसमें जो पहले इकट्ठा किए हैं वो भी भिजवा दीजिए, वो आ जाएगा ना ऑटोमेटिक. क्या क्या? The previous ones, whatever is already. हाँ, आगे का भी सब भेज देना, ऐसा बोल रहे हैं. नहीं, कुछ उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को ज्वाइन करने को बोला है, Oh, बाकी अच्छा, कुछ अच्छा. डिटेल्स नहीं Okay, है okay. अभी तो. Just now, just be informed. Okay. या Okay. दूसरा कुछ प्रश्न है तो समाप्त करते हैं. सवा 6 हो गया. धन्यवाद आचार्य. एक बार कंफर्म करना था, उपदा जो है सेकंड लास्ट लेटर इज उपदा. Yes. Yes. Second. Penultimate. वो that can be halan means can be without swara or with swara, anything. It can be Swara or Vyanjana. It can be swara Swara or Vyanjana. Vyanjana. Okay. Second last Alontyat Purva Upada. So because I am Antya Alke Alaha Antyat. Ala is the all the Vyanjana. हाँ. Alaha Antyat Purva Upada. Antya Alke Purva Varna को उपदा कहते हैं. Okay. Because I am just because this is kurd, you say kurd means ra is without swar, so it is just vyanjan, and it can be like pat, then pa is upda, can be upda in pat. If I say pata, the upada will be takara. And if it is I just say pat halan, the upada will be akara. Akara. Okay, now Ah, understood. yes. Now understood. Okay. Okay, we'll stop here. तकार कभी बोला पठ बोलेंगे तो अकार. पटा बोलेंगे तो उपदा क्या होगा? टकार. पट बोलेंगे तो इसका उपदा आकार. अच्छा, मीनिंग हलंत. यू मीन हलंत. हलंत. हलंत है तो टकार. तो व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग में डाल देना आचार्य जी. हाँ, करता हूँ. महोदय, आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे ना, तो हमारी जो शंकाएं होंगी वो आप या आप नहीं. हाँ, अभी मैंने डाला है ना चैट पे, तो 5 लोगों ने अभी आया नहीं इसमें. चैट में डाला है मैंने व्हाट्सएप. अभी देखता हूँ, कुछ नहीं आया. नहीं, जूम के चैट पे है. जूम आया, हमने ज्वाइन भी कर लिया, वो देखते हैं. जगदीश जी, जूम का चैट पे चेक करिए, आप फोन पे चेक कर रहे हैं. जूम लिंक के साथ जो क्लास चालू है ना, उस पे जो चैट है उसमें मैंने डाला है. अभी जो क्लास चालू है ना उसमें. स्वामी जी, वो प्रकृति का नहीं कार्याणि, उसके बाद लकार बोले तो तीत अंति जोड़ना उसमें. हाँ, वो प्राकृतिकाणि कार्याणि करने के बाद हमको लकार के स्थान पर तिप्त जी ये 18 प्रत्यय आएंगे. उसके पहले वो किस गण का वो है, वो विकरण प्रत्यय बीच में. तिप प्रत्यय आने के बाद वो विकरण प्रत्यय आएंगे. लकार के स्थान पर अभी हमने तीसरा स्टेप हमने देखा है. मूल धातु, संज्ञा, लोप और प्राकृतिकाणि कार्याणि, इतना देखें. इसका आगे का हम देखेंगे. अच्छा, ये जो स्टेप्स का फ्लो चार्ट है वो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? हाँ, मैं शेयर कर दूँ. थैंक यू. एक बार व्हाट्सएप लिंक एक बार वापस डाल दीजिए, क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए. एक्चुअली अभी तक आया नहीं. टेलीग्राम ग्रुप में एक बार डाल दीजिए. आचार्य जी, वो हमें भिजवा दीजिए हमको. ये टू टेक्निकल है. ओके. व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम डाल के आंसर.
Okay, stop here. धन्यवाद। फिर से